नमस्कार दोस्तों। हमने पिछले वीडियो में GS2 पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन में सबसे पहला लेक्चर कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंतर्गत हमने संविधान की विशेषताएं देखी थी। तो चलिए दोस्तों, आज हम ब्रिटिश काल में संवैधानिक विकास के बारे में देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन को देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा संविधान बना है ना। क्योंकि कहा जाता है कि भारतीय संविधान जो है वो ज़्यादातर चीज़ें उसमें जो है 1935 के अधिनियम से हूबहू उठा ली गई हैं। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से संवैधानिक विकास हुआ है। तो आपके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए समान रूप से कारगर होगा। लेकिन देखिए, मेंस में इससे प्रश्न कम आते हैं। इसमें ज़्यादातर अगर अमूमन प्रश्न आएगा भी तो वो 1935 के नियम से आएगा। इसमें मैंने लास्ट में उसको आंसर राइटिंग करके दिखा दिया है आपको। बाकी इसमें क्या करना है कि आपको इसको समझने से बेहतर समझ विकसित होगी, इसको पढ़ने से बेहतर समझ विकसित होगी। तो आगे आने वाले जितने भी सिलेबस हैं, जितना भी बड़ा सिलेबस है, आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे कि भारतीय संविधान का विकास किस प्रकार से हुआ है। तो उनके लिए एक प्रकार से पृष्ठभूमि का कार्य करेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर देर न करते हुए शुरू करते हैं पढ़ना। ब्रिटिश काल में संवैधानिक विकास। देखिए, ब्रिटिश काल में संवैधानिक विकास मुख्य रूप से इसको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक कंपनी के अंतर्गत शासन है, दूसरा क्राउन के अंतर्गत शासन है। देखिए, आप जानते ही हैं कि जब कंपनी आई तो धीरे धीरे जो है वो पहले सबसे देखिए क्या है, सबसे पहले कंपनी जो थी वो व्यापारिक कंपनी थी एक प्रकार की, जिसमें वो सन 1600 से लेकर के 1765 तक व्यापारिक कार्य करती थी केवल। उसके बाद उसने धीरे धीरे राजनीति में हस्तक्षेप शुरू कर दिया। तो फिर क्या हुआ, 1765 से 1858 तक ये कंपनी का कार्य जो था व्यापार के साथ साथ राजनीतिक अधिकार भी इसको कंपनी को प्राप्त हो गया। ठीक, तो अब देखते हैं हम इसमें कि किस प्रकार से कंपनी और क्राउन में अंतर देखिए। तो कंपनी क्या है, कंपनी के शासन में संवैधानिक विकास सन 1773 से 1858 तक रहेगा। देखिए, 1857 की क्रांति, देखिए वहाँ पे क्या है कि ब्रिटिश संसद में बहुत से लोग कंपनी के विरोधी थे और कुल मिलाकर के उसकी प्रगति के आलोचक थे। तो फिर वो लोग देख रहे थे कंपनी में भ्रष्टाचार भी ज़्यादा था, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी। उतना जानने की आवश्यकता आपको नहीं है। फिर क्या होता है कि यहाँ पे 1857 की क्रांति होते ही मौका मिल जाता है ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश संसद को, कि हम कंपनी से शासन छीन लें। तो फिर 1858 में एक्ट ला करके कंपनी के जो है अधिकार छीन लिए जाते हैं। ठीक, फिर क्या होता है, भारत में प्रतिनिधि सरकार का विकास शुरू होता है। और यहीं फिर वो ये 1861 से लेकर के 1935 तक का ये क्राउन शासन चलता है। तो देखिए, इसका कलर बदल लेते हैं, कलर ठीक नहीं है। ठीक, तो फिर क्या है कि देखते हैं हम इसमें, अब समझते हैं सबसे पहला अधिनियम। देखिए, सबसे पहला अधिनियम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखिए, नाम से स्पष्ट है कुछ रेगुलेशन की बात चल रही है। तो वही है कि संसद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पर कुछ नियंत्रण शुरू करना चाहती थी, उसके लिए आया। ठीक, तो बंगाल के गवर्नर, उसमें क्या काम किया गया कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। ठीक, तो वारेन हेस्टिंग जो थे वो पहले गवर्नर जनरल बनाए गए। तो यहीं से आप देखेंगे तो केंद्रीकृत शासन प्रणाली का आरंभ होता है 1773 में। ठीक, क्योंकि वो बंगाल का गवर्नर था तो बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब गवर्नर जनरल बना दिया गया तो क्या हुआ कि वहाँ पे बम्बई, मद्रास और ये दोनों जो थे बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन हो गए। तो आप देखेंगे जिस प्रकार से केंद्र के अधीन सारी चीज़ें, तो ये केंद्रीकरण। तो क्या हुआ कि बंगाल है और बंगाल के अंतर्गत, देखिए बंगाल है और बंगाल है यहाँ पे, और बंगाल के अंतर्गत ये बम्बई और मद्रास, ये दोनों जो है प्रेसिडेंसी इसके अंतर्गत है। तो एक तरीके से ये सेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया का प्रारंभ किया गया है। और आगे हम देखते हैं इसमें क्या किया गया कि एक बंगाल में प्रशासक मंडल बनाया गया, क्योंकि देखिए अकेले गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल जो है वो काम कर नहीं सकता, उसके लिए वो कार्यकारिणी में उसका विस्तार करना होगा। तो 4 सदस्य उसमें शामिल किए गए प्रशासनिक मंडल में, एक प्रकार का प्रशासक मंडल बनाया गया। ठीक, तो यहाँ भी आप देखेंगे कि कार्यपालिका का उदय होता है यहीं पर। ठीक, तो ये जब 4 सदस्य जुड़ जाते हैं प्रशासक मंडल उससे जो है क्या कहते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल से, तो फिर एक प्रशासक मंडल कार्यपालिका का उदय होता है। ठीक, फिर 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना बंगाल में की जाती है। एक प्रकार से न्यायपालिका के भी उदय हो रहा है यहाँ पे। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश इसमें जोड़े गए। और कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया गया, क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था। तो आप मोटा मोटी देखेंगे कि 1773 का जो एक्ट है वो उसमें 3-4 बातें ही हैं। पहला कि वो उस पर नियंत्रण किया जा रहा है कंपनी पर। दूसरा, केंद्रीकरण का प्रारंभ हो रहा है कि ये गवर्नर जनरल की शक्ति जो है मजबूत की जा रही है। ठीक, तो उसके बाद फिर निजी व्यापार वगैरह ये सब, सुप्रीम कोर्ट, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सब सारी चीज़ें अवधारणाएं यहीं से उदय हो जाती हैं। तो आप देखिए किस प्रकार से कि भारत का संविधान अगर में लिया गया है जो है ये संवैधानिक अधिनियम, तो किस प्रकार से डेवलप हुआ है। तो आगे देखते हैं, अगला फिर एक्ट आया, फिर पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक,
अब पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया गया कि ये डुअल गवर्नमेंट दोहरे शासन प्रणाली की व्यवस्था आरंभ किया गया, जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये कंपनी पर और ज़्यादा नियंत्रण शासन करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में 24 सदस्य जो थे जो व्यापारिक कार्य को देखते थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य जो राजनीतिक कार्यों को देखते थे। ठीक, तो पहली बार कंपनी के अधीन प्रदेश को ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा गया। अब देखेंगे धीरे धीरे यहाँ पे जो है क्राउन का शासन मजबूत हो जाएगा, क्राउन का नियंत्रण मजबूत हो जाएगा। तो ब्रिटेन में 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये बताया मैंने अभी, बनाया गया। और तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में आप देखेंगे कि मुख्यतः जो है राजनीतिक मामले थे। तो इसके बाद पे क्या होता है कि प्रशासन में गवर्नर जनरल उसके 3 सदस्यों के लिए एक परिषद की स्थापना की जाती है। यहाँ पे देखिए ये परिषद की स्थापना पहली बार यहाँ पे की जा रही है कि गवर्नर जनरल है और वो उसमें 4 सदस्य हैं परिषद में। ठीक, तो यहीं पे गवर्नर जनरल मुख्य सेनापति बन गया। और बम्बई और मद्रास को पूर्ण रूपेण बंगाल गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। और देखिए यहाँ पे और केंद्रीकरण कर दिया गया। अब देखिए क्या होता है कि कंपनी के शासन को धीरे धीरे कैसे अंत करेंगे आप देखेंगे। देखिए 1813 का चार्टर एक्ट आता है। 1813 के चार्टर एक्ट में व्यापार के एकाधिकार को ख़त्म करने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें क्या हुआ कि कंपनी में कुछ चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके बाकी अधिकार छीन लिए जाते हैं कंपनी से व्यापार करने के लिए। एक प्रकार से मोनोपोली उनकी खत्म की जाती है। तो जो ब्रिटेन के और भी जो व्यापारी कंपनियां थी वो भी यहाँ पे आना चाह रही थी, व्यापार करना चाह रही थी। तो ये चीज़ होगा धीरे धीरे। तो अब देखिए चीन के भी साथ बना रहा, चाय के साथ भी बना रहा। ईसाई मिशनरियों का आरंभ हुआ एक प्रकार से। देखिए अब यहाँ पे जो है ब्रिटेन या अंग्रेज जो है ईसाई मिशनरियों का आरंभ करेंगे, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, अपना धार्मिक हित भी देखेंगे, राजनीतिक हित भी देखेंगे। और इसके लिए कंपनी ने 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया था कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए। देखिए शिक्षा को भी बढ़ावा देंगे क्योंकि उनको एक ऐसी प्रशासनिक मशीनरी चाहिए ना कि जो उनके लिए काम कर सके। एक क्लर्क वर्क यार यहीं से धीरे धीरे करेंगे वो। चार्टर एक्ट, फिर उसके बाद अगला एक चार्ट इस आता है यहाँ पे कंपनी के अधिकार को देखिए पूरी तरह खत्म कैसे कैसे जो है काफ़ी अधिकार खत्म किए जाएंगे। तो इसके व्यापारिक अधिकार को बिल्कुल छीन लिया जाएगा। देखिए 1833 में केंद्रीकृत व्यवस्था की प्रारंभ किया गया। ठीक, वो धीरे धीरे केंद्रीकरण करेंगे क्योंकि उनको जो है अपने अंडर में लेना है, अधीन लेना है, ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र बनाना है और कंपनी को कमज़ोर करना है। तो क्या होगा कि भारतीय क्षेत्रों में प्रशासन में ब्रिटिश सम्राट का नाम दिया गया वगैरह वगैरह। तो ये हाँ, वहाँ पे पहली बार भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किसको? बंगाल के गवर्नर को। यहाँ पे देखिए केंद्रीकरण का प्रारंभ होता है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम आपने सुना होगा। तो बेंटिक जो है पहले ही भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं। और इसका एक विधि विशेषज्ञ वगैरह भी इनकी परिषद में बनाया गया, मैकाले ना, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति देखते होंगे आप। विधि आयोग क्या हो गया? विधि आयोग में विधि आयोग बनता है उसी समय। विधि आयोग बनता है भारतीय कानून को संहिताबद्ध करने के लिए ना, जो आईपीसी वगैरह आप देखते हैं ये यहीं से सुधारने की बात आती है। और इसमें फिर चाय और चीन के साथ भी कंपनी का अधिकार समाप्त कर दिया। ये देखिए कंपनी का अब पूर्णतः प्रशासनिक इकाई बन गई। ये व्यापारिक अधिकार छीन लिया जाता है उससे। भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी, ये एक अच्छा काम ये होता है, दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। हाँ, फिर उसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट आता है। ये चार्टर एक्ट के अंतर्गत ये अंतिम चार्टर एक्ट होता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि ब्रिटिश संसद कभी भी कंपनी से भारत को अपना शासन ले सकती है, ऐसा वहाँ पे कहा जाता है। और ब्रिटिश सदस्य को कार्यकारी परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया जाता है। और इसमें देखिए 6 नए सदस्यों की नियुक्ति होती है परिषद में ना। फिर मैं बता, देखिए परिषद का उद्देश्य ये है कि गवर्नर जनरल अकेले नहीं काम कर सकता है ना। किसी देश का, इतने बड़े देश का केंद्रीकरण प्रारंभ हो रहा है और उनको प्रशासनिक मशीनरी पूरी चलानी है, तो उनको अकेले वो काम नहीं कर सकते, तो उनको और भी सदस्य चाहिए। तो कार्यकारी परिषद का विस्तार कर दिया जाएगा यहाँ पे। और फिर आगे क्या होगा कि अब देखिए 1858 का एक्ट, 1857 की क्रांति हो चुकी है। कंपनी जो है पूरी तरह अब खत्म होकर के यहाँ पे क्राउन का शासन अब आरंभ हो जाएगा। अब ब्रिटिश ताज के अंतर्गत जो है शासन चला जाएगा भारत का। और भारत में फिर क्या होगा कि गवर्नर जनरल जो था भारत का, उसका नाम पदनाम बदल दिया जाता है। वहाँ पे वायसराय शब्द आता है। लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय बनते हैं। ठीक, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की व्यवस्था को ये यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक, अब भारत सचिव पद बनाया जाता है और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद बनाई जाती है। तो इंडियन काउंसिल बनाई जाती है, किस लिए? भारत सचिव के पद के लिए। अब देखिए पूरी तरह से भारत जो है, अब क्या होगा, यहाँ पे भारत जो है उपनिवेश बनेगा। अभी तक कंपनी भारत का शोषण कर रही थी, अब यहाँ पे जो ये ब्रिटेन है, यहाँ पे पूरी तरह भारत को उपनिवेश बनाएगा 1858 के एक्ट से। देखिए भारत सचिव का पद बना रहा है, भारत परिषद का गठन कर रहा है, इसको परिषद का विस्तार कर रहा है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये सब खत्म कर रहा है, ब्रिटिश ताज के अंतर्गत ये काम करेगा। तो यहाँ पे ये उपनिवेश, एक कॉलोनी बनाने का आरंभ यहीं पे होगा भारत का। फिर आगे हम देखते हैं कि
अब आता है अगला अधिनियम भारत परिषद। यहाँ पे भारत परिषद अधिनियम आ जाता है 1861 ना। अब यहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे विकेंद्रीकरण प्रारंभ करेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन प्रारंभ करेंगे ना। जो शासन है उसको उसका डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे। बाहर कार्यकारी परिषद में 5वें सदस्य को बढ़ाया गया। ठीक, पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की गई, कैबिनेट सिस्टम का आधार बनाया आगे चल के। देखिए यहीं से कैबिनेट सिस्टम वगैरह की शुरुआत होती है। विधान परिषद की स्थापना की जाएगी यहाँ पर। और विधान परिषद में केंद्र में विधि निर्माण के लिए कार्यकारी परिषद का विस्तार। यही विधान परिषद का निर्माण करना ही जो है डिसेंट्रलाइजेशन का इंगित करता है। कार्य परिषद में गैर सदस्यों की नियुक्ति वगैरह होती है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, देखते हैं। हाँ, अब देखिए बंगाल जो गवर्नर जनरल है उसको संकटकालीन स्थिति में विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश, यानी जो वायसराय है उसको क्या करना है, विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी जाती है। तो यानी ऑर्डिनेंस लाने का एक जो है पावर दिया जाता है। तो यहीं पे आप देखेंगे ये जो अध्यादेश की शक्ति है, आप देखेंगे किस प्रकार से गवर्नर जनरल जो है वो कैसे पावरफुल होता है। अब देखिए सबसे पहले 1773 का एक्ट आता है ना। 1773 का एक्ट आता है। 1773 के एक्ट में बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। फिर 1833 का एक्ट आता है, उसमें भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है। फिर 1858 में वायसराय हो जाता है। फिर 1858 के वायसराय के बाद फिर जो है 1950 में आप देखेंगे वही चीज़ आगे चल करके वो राष्ट्रपति के रूप में तब्दील हो जाता है। कि किस प्रकार से कार्यपालिका मजबूत होती है, वो इस प्रकार से राष्ट्रपति प्रणाली का कैसे जो है सिस्टम आता है। तो वो वही आप देखेंगे कि जो कार्यकारी शक्ति जिस प्रकार से राष्ट्रपति की आज है उसी प्रकार से जो है गवर्नर जनरल की थी। और भी अन्य पावर थे, विधायी वगैरह भी। ये जिस प्रकार से देखिए राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। फिर देखिए 1892 का एक्ट देते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि बजट पर विचार करने के लिए प्रश्न पूछने का अधिकार। तो इसको आप याद कर सकते हैं कि बजट 92 एक ट्रिक से, एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि यहाँ पे बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण अधिनियम आता है जिसका नाम है मार्ले मिंटो सुधार। और मार्ले मिंटो सुधार से ही जो है 1909 के अधिनियम से ही ये सांप्रदायिकता लाने के लिए भारत में प्रयास किया जाता है। हिंदू मुस्लिम की एकता को नष्ट करने का प्रयास किया जाता है। ये 1919 में सबसे पहले आप देखेंगे कि ये इसमें हिंदू मुस्लिम फूट, फिर आगे चल के सांप्रदायिक जो है सेपरेट इलेक्टोरेट का जो है विस्तार किया जाएगा, जिसमें 1919 के अधिनियम में सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन इन सब चीज़ों को पढ़ाया जाएगा। फिर 1935 में दलित, महिलाएँ, मजदूर इन सब चीज़ों को किया जाएगा। अभी मैं आगे बताऊँगा आपको। तो यहीं से आप देखेंगे मार्ले मिंटो सुधार में क्या किया जा रहा है कि सेपरेट इलेक्टोरेट का व्यवस्था किया जा रहा है, या सांप्रदायिकता की बात की जाएगी। देखिए ठीक, तो अब क्या हो जाएगा कि कार्यकारी परिषद में एक भारतीय सदस्य रखने की व्यवस्था की जाएगी। परिषद अधिनियम में सत्येंद्र नाथ सिन्हा पहले बनते हैं। क्या बनते हैं पहले? कार्यकारी परिषद में पहले भारतीय सदस्य बनते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रयोग किया जाएगा इसके लिए। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मताधिकार किया जाएगा। यहीं से जो है सांप्रदायिकता का आरंभ होता है। ये चीज़ को ध्यान रखना। 1909 का अधिनियम है मार्ले मिंटो। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाएगा। ठीक, बजट और संसद में पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाएगा। बजट पर बहस करने का अधिकार, प्रस्ताव पारित करने का अधिकार, इस तरह की चीज़ें की जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा उत्तरदायित्व की तरफ जाएगा सरकार। अब 1909 का अधिनियम में क्या हो जाता है, 1909 के बाद 1919 का अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का कहते हैं। ठीक, तो अब क्या होता है कि केंद्र में कार्यकारी परिषद में 8 से 3 सदस्य होंगे। ठीक, और द्वैक शासन व्यवस्था का आरंभ होता है। आप अगर देखेंगे तो 1919 के अधिनियम में केंद्र में द्विसदनीय विधायिका लाई जाती है और प्रांतों में द्वैक शासन लाया जाता है। और ये 1935 में केंद्र में द्वैक शासन और प्रांतों में स्वायत्तता दी जाती है। इसको मैं अभी आगे बताऊंगा कि किस प्रकार से 1919 के अधिनियम में केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का आरंभ किया जाता है, द्वैक शासन प्रणाली का आरंभ किया जाता है, आरक्षित और हस्तांतरित विषय लाया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब यहाँ पर सांप्रदायिकता का जो पृथक निर्वाचन प्रणाली है उसका विस्तार किया जाएगा। इसमें कि सिख, आंग्ल भारतीय, ईसाई, यूरोपीय इन सबका पृथक नेतृत्व आरंभ होगा। अब आगे क्या होता है, आगे वो आता है फिर महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी यहीं भी मिलता है 1919 के अधिनियम में। अब सबसे महत्वपूर्ण एक्ट पे आते हैं 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम में पहली बार संघात्मक सरकार बनाने का प्रयास किया गया। प्रांतीय स्तर पर द्वैक शासन प्रणाली समाप्त की गई। देखिए जो द्वैक शासन प्रणाली 1919 के अधिनियम में लाई गई थी उसको 1935 के अधिनियम में द्वैक शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई। इसको आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए केंद्र में द्वैक शासन प्रणाली लाई जाएगी और प्रांतों में द्वैक शासन प्रणाली समाप्त कर दी जाएगी। यहाँ पे यही देखने वाली बात है।
ठीक। अब फिर क्या हुआ कि बर्मा को भारत से पृथक कर दिया जाएगा। संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर यहीं पे प्रारंभ होता है, शक्ति का विकेंद्रीकरण प्रारंभ होता है। देखिए सूचियाँ बनाई गई 3 सूचियाँ, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। क्वेश्चन भी पूछता है इसके ऊपर। ठीक। अब अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दी गई, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ये सारी चीज़ें जो है 1935 के अधिनियम में की गई। तो आप देखेंगे मोटा मोटी कि तो 1919 का जो अधिनियम है वहाँ पे केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लाई जाती है। और प्रांतों में द्वैक शासन प्रणाली ली जाती है। लेकिन 1935 के अधिनियम में केंद्र में द्वैक शासन प्रणाली और प्रांतों में स्वायत्तता दी जाती है और द्वैक शासन प्रणाली समाप्त की जाती है। इसका आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद क्या होता है कि 1947 का अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का अधिनियम आता है। इसमें इसके तहत भारत और पाकिस्तान दो जो है को जो है संविधान बनाने की अनुमति आती है और 15 अगस्त 1947 को प्रादेशिक शासन इकाइयाँ भारत और पाकिस्तान की स्थापना की जाती है ना। 2 प्रादेशिक इकाइयाँ बनाई जाती है, भारत और पाकिस्तान। यहीं पे भारत पाकिस्तान का विभाजन कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ब्रिटिश सम्राट का भारतीय रियासतों पर प्रभुत्व समाप्त हो जाता है इस अधिनियम 1947 के एक्ट के तहत, और भारत राज्य सचिव का पद समाप्त किया जाता है। इसका कार्य राष्ट्रमंडलीय मामलों के सचिव को दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये अधिनियम कंप्लीट होता है। तो अब हम आगे एक प्रश्न को देखते हैं। 19 देखिए इस पे मैं अब प्रीलिम्स के लिए भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया ये। बाकी अगर आप देखेंगे तो ये मेंस के लिए इसमें सिर्फ 1935 का अधिनियम ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे कि 1935 का अधिनियम के ऊपर ये प्रश्न आया है और ये यूपीएससी जी 2016 का प्रश्न है। तो हम देखते हैं कि कैसे लिखेंगे इसको। क्या भारत शासन अधिनियम 1935 ने एक परिसंघीय संविधान निर्धारित कर दिया है? चर्चा कीजिए। ठीक। तो अब देखिए सबसे पहले इसका एक अच्छा इंट्रोडक्शन देते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। ठीक है। तो सरकार को जो है उत्तरदायित्व देने के लिए एक मील पत्थर साबित हुआ, एक माइलस्टोन साबित हुआ। यह एक लंबा विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 391 धाराएँ 10 अनुसूचियाँ थी। इसके बारे में हमने बता दिया संक्षेप में, इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखिए कि इसमें कह रहा ना कि क्या परिसंघीय संविधान निर्धारित किया, तो हम उसको प्रूव करेंगे कि ये परिसंघीय संविधान था कि नहीं था। तो इसके लिए इसकी विशेषताएं पहले बताएंगे। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, राज्य एवं रियासत इकाइयाँ बनाई गई, केंद्र एवं राज्य की शक्तियों का विभाजन किया गया, सेपरेशन ऑफ पावर किया गया। ठीक। 3 सूचियाँ बनाई गई, संघ, राज्य, समवर्ती सूची। इनके आधार पर अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय को दी गई। केंद्र में द्वैक शासन प्रणाली का प्रारंभ किया गया। 1919 के अधिनियम में जो है द्वैक शासन प्रणाली प्रांतों में थी, लेकिन 1935 के अधिनियम में आप ध्यान देंगे कि द्वैक शासन प्रणाली जो है आरक्षित और यानी कि आरक्षित और हस्तांतरित विषय जो होता है द्वैक शासन प्रणाली, 1935 के अधिनियम में क्या किया गया है? केंद्र को द्वैक शासन प्रणाली दी गई है। हाँ। और प्रांतों में क्या किया जा रहा है? प्रांतों में द्वैक शासन प्रणाली को समाप्त करके प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की जा रही है थोड़ी सी। अब देखिए अब यहीं भी 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था, राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था ना, जो विधान परिषद वाला मामला आता है। तो इस पे अगर प्रश्न बनता है तो अमूमन लोग गलत कर सोचते हैं, अरे नहीं द्विसदनीय व्यवस्था राज्यों में कहाँ रही होगी, ये तो अब का कॉन्सेप्ट है। नहीं, वो पहले ही प्रारंभ हो गया था। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, प्रीलिम्स में भी पूछता है। अब देखिए अगले विशेषता में देखते हैं। 1937 में संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। संघीय विषय स्थानांतरित और अक्षरिक विषय में विभाजित की गई। और मैंने जो दो एक प्रणाली बताई उसका वही रिपीटेशन हो गया है। इस तरह का रिपीटेशन नहीं करना इसमें, ये थोड़ा गलती किया है। भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित एक भारत परिषद अधिनियम था, उसको समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार से देखिए हमने इसकी विशेषताओं के माध्यम से क्या बताया कि क्या ये परिसंघीय संविधान था। तो अब देखिए हम निष्कर्ष में बताएंगे कि ये क्या था। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है 1935 को भारत शासन अधिनियम जो है संघीय व्यवस्था की नींव डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आप समझ रहे हैं कि यहीं से जो संघीय व्यवस्था है उसकी नींव पड़ जाती है। तो हालांकि भारत के प्रतिनिधियों या जनता को इस दस्तावेज के निर्माण में कोई योगदान नहीं था। देखिए भारतीय प्रतिनिधियों या जनता का निर्माण जो दस्तावेज था उसमें योगदान बिल्कुल नहीं था। फिर भी लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कई दृष्टियों से यह एक प्रगतिशील कदम था, क्योंकि भारत में आने वाला मतलब भारत का जो संविधान बना, संविधान सभा बनी, तो वहाँ से हमने इन प्रावधानों को हूबहू या थोड़ा संशोधन करके उठा लिया है। ठीक। तो ये आधार बना एक प्रकार का, एक मील का पत्थर साबित हुआ संघीय व्यवस्था के लिए। इस प्रकार से हमने ये सिद्ध कर दिया कि भारत में ये संविधान निर्धारित कर दिया था। लेकिन अब क्या है कि इसकी थोड़ी सी आलोचना भी हमने बता दी कि इसमें भारतीय प्रतिनिधियों और जनता का जो योगदान था बिल्कुल नहीं था, पार्टिसिपेशन नहीं था। हाँ, तो एक प्रकार से ये सारगर्भित निष्कर्ष हो गया। तो देखिए निष्कर्ष में हमेशा आप मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखेंगे, इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों बताएंगे, खास करके पॉलिटी वाले प्रश्नों में।
तो इस प्रकार से हमने जो है एक इस वीडियो के माध्यम से भारत का संवैधानिक विकास जो है इन ब्रिटिश काल में भारत का संवैधानिक विकास समझ लिया। अब ब्रिटिश काल में संवैधानिक विकास के बाद अब संविधान सभा आएगी, संविधान सभा के बाद संविधान का निर्माण होगा और आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे, शासन प्रणाली वगैरह अन्य चीज़ें पढ़ते जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से वीडियो देखते रहें और इसका इसी फॉर्मेट में आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।